हे गाइस, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही कहूंगी कि यहाँ पर जो है आपको एकदम जो चीजें मैंने अपने टाइम पर पढ़ी थी और जो चीजें फैक्चुअल है, जो चीजें आपकी जरूरत की है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम तैयारी करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो फटाफट से वहां भी जुड़िए। क्यों? क्योंकि आपको जो यहाँ पर हम सेशंस करते हैं, क्लासेस जो करते हैं, उसके जो पीडीएफ, उसके जो नोट्स होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो आपके एमसीक्यू सीरीज वगैरह होती है और पीवाईक्यू सीरीज, वो सब भी वो उसकी पीडीएफ भी आपको वही मिलती है। और हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है क्विजेस भी करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी वहां पर प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जाइए और जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या था भाई? हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें समझी थी कि टीचिंग क्या है, उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, वो आफ्टर दिस वीडियो यानी कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 1 जरूर देखेगा। देखिएगा, इस टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा जो है यूनिट है, जो है पेपर 1 का ऐसा यूनिट है जो आपको कॉमन सेंस के लिए, कॉमन सेंस से ज्यादा सॉल्व होता है। यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस कॉमन सेंस से ज्यादा रिलेटेड आते हैं। तो आप थ्योरी पर जाइए, मॉडल्स मॉडल्स करने होते हैं, मैक्सिम्स करने होते हैं, यानी कि शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के चरण, ये सब हम करेंगे। बट अपने कॉमन सेंस का यूज आप ज्यादा यहाँ पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा भी पूछ लेता है ना। कई बार एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार दूसरी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस भी मुश्किल से आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, तो आपके लिए अच्छी चीज है, वो इजी है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल जनरल लाइफ से कनेक्ट करता है। आप कभी ना कभी एक स्टूडेंट रहे और आगे चलकर एक टीचर भी बनेंगे। तो ये चीज है, अभी भी आप स्टूडेंट स्टेज में है, तो चीजों को समझ के इसको करना ही सॉल्व करने में ज्यादा जो है सही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फैक्चुअल बन जाइए, जो चीजें फैक्चुअल है उसको फैक्चुअल तरीके से करिए, बट कॉमन सेंस जरूर यहाँ पर जो है लगाइएगा। चलिए, तो हम जो है कर रहे थे क्या, आगे आगे हम करेंगे जितना हम लास्ट वीडियो में कर आए हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो देखेगा, बिकॉज बेसिक करना बहुत जरूरी है। आज हम करने वाले हैं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की तुलना, यानी कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या होता है पाठ्यक्रम और क्या होता है पाठ्यचर्या। इसके अलावा हम मैक्सिम्स देखेंगे, यानी कि क्या क्या शिक्षण के सूत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, तो फटाफट से क्लास को क्या करना है, आपको शेयर करना है। बिकॉज आप शेयर नहीं करते हो गाइस, इतने सारे आप लोग देख रहे हैं क्लास को, बट बहुत कम लोग लाइक करते हैं। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है? तो अगर आप भूल जाते हैं, मुझे पता है कि हो सकता है पढ़ते पढ़ते नहीं ध्यान रहता हो, तो सबसे पहले आकर लाइक ही किया कीजिए, एकदम लास्ट में किया कीजिए। क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत बूस्टिंग मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं जब बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीजें क्या करती है, मोटिवेट करती है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो एक शेयर, एक लाइक, ये 2 चीजें आप तो कर ही सकते हैं ना। एक कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये काम थोड़ा सा कीजिए मेरे लिए, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और क्या है आपका, जो है करिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करेंगे। क्या होता है? वर्णनात्मक होता है, ठीक है ना। इसकी प्रवृत्ति यानी कि नेचर कैसा होता है, वर्णनात्मक होता है और ये निर्देशात्मक होता है। किसके लिए होता है? तो ये विषय के लिए होता है और ये पूरे कोर्स के लिए होता है। देखा जाए अगर, तो ये है आपका पाठ्यचर्या और इसके अंदर आता है आपका करिकुलम, एक छोटा हिस्सा, ठीक है। अभी इसको अच्छे से और समझेंगे, पहले आप इसके पॉइंट्स देख लीजिए। विषय क्षेत्र क्या है? इसका संकुचित है और इसका विस्तृत है, ठीक है। परीक्षा बोर्ड, मतलब कौन सेट करता है? तो परीक्षा बोर्ड सेट करता है। और ये कौन करता है? सरकार या उच्च संस्थान। अवधि क्या रहती है? तो निश्चित मान्यता एवं वर्ष की एक अवधि के अनुसार होता है। और आपका ये समाप्त, इसका जो है क्या रहता है, एक सेकेंड, अवधि जो है निश्चित, जो है एक टाइम पीरियड जो है होता है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम जो है छोटा होता है और वहीं आपका देखा जाए अगर, जो पाठ्यचर्या होता है वो आपका बड़े उस पर होता है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम जो है एक टाइम के लिए आपका सेट होता है और जो वो चल रहा होता है आपका पाठ्यचर्या, वो एक पूरा जो है सेट रहता है, ठीक है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है, यानी कि
सिलेबस, पाठ्यक्रम की बात करें तो सिलेबस, और पाठ्यचर्या यानी कि आपका करिकुलम। ठीक है, और ये यहाँ पर है आपका ये मैं पॉइंट देखकर बताती हूँ आपको क्या है ये, थोड़ा सा यहाँ पर है, हाँ, कोर्स की समाप्ति तक, ये और नहीं है, ये कोर्स है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, क्या है ये, कोर्स। यहां पर जो है कोर्स आना चाहिए आपका, कोर्स की समाप्ति तक, यानी कि जब तक कोर्स खत्म नहीं होता तब तक, और ये पर्टिकुलर एक टाइम तक चलता है। देखिए सिंपल सीधी सी बात है, मान लीजिए आप एक टीचर है, आपके पास एक पूरा करिकुलम है कि पूरे साल आपको ये चीज करानी है। ठीक है, फिर आप उसको क्या करेंगे, सिलेबस में डिवाइड कर देंगे कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस ये है, सेकंड टर्म का सिलेबस, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं ना, और इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि ये क्या है, संकुचित है, कम है। और जबकि वहीं करिकुलम की बात करें तो वो विस्तृत है, ये विषय के लिए होता है, पर्टिकुलर एक एक विषय के सिलेबस बना दिए जाते हैं, और ये पूरे कोर्स के लिए होता है। परीक्षा बोर्ड इसे सेट करता है, जो भी परीक्षा बोर्ड होता है, और इसे कौन करता है, सरकार या उच्च संस्थान करता है। ये जो है आपका सिलेबस जो है वो एक निश्चित मान्यता समय के लिए होता है बस, और ये पूरे कोर्स की समाप्ति तक चलता है। समरूपता अगर हम देखें तो क्या है, यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, तो विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न होता है, अलग अलग सब अपने हिसाब से करते हैं ना। स्कूल्स में देखो ना, पब्लिक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, या प्राइवेट स्कूल या सरकार, जिसका भी एग्जांपल लो आप, वहां पर जो है वो जो बोर्ड है उनका, वो क्या करता है अपने अकॉर्डिंग, किसी में 4 चैप्टर आपने देखे होंगे, कहीं पे 5 चैप्टर आ जाते हैं सिलेबस, तो इस तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग करता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, अध्यापक पर। और यहाँ पर सभी अध्यापकों के लिए सेम, लेकिन वो जो पुस्तक लगी हुई है वो तो सबके लिए सेम ही लगी हुई है ना, वहां पर जितने चैप्टर्स हैं वो तो सब सेम ही है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, सिलेबस और आपके करिकुलम में। सिलेबस जो है वो क्या है, छोटा हिस्सा है किसका, करिकुलम का ही एक पार्ट है, आपको यही ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको थोड़ा बहुत इसे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं, अब ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान से देखने वाले हैं, इनको समझेंगे क्या है। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने गए हैं। शिक्षण के वातावरण में यानी कि शिक्षण एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का वातावरण रहता है, उसमें 3 चर जो है प्रभावित करने वाले होते हैं, या 3 चर इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से, पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर, और तीसरा है हस्तक्षेप चर। इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसे समझते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। अब आप समझिए, देखिए क्लास में क्या होता है, क्लास में 3 चीजें होती है, ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने किया था। एक क्लास में 3 चीजें होती है, सबसे पहले शिक्षक होता है, उसके बाद कौन होता है, स्टूडेंट होता है, फिर होता है आपका कौन, और फिर होते हैं उसमें एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि आपका वातावरण हो गया, लाइट चली जाती है तो बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे आसपास की चीजें, आपका कोर्स हो गया, विषय वस्तु हो गई, सब चीजें क्या हो गई, तीसरे उसमें आ जाते हैं, हस्तक्षेप। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, एक ओवरव्यू दे दिया आपको क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बात की किसकी, स्वतंत्र चर की, जो कि कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड नहीं है किसी एक बच्चे पर, है ना। लेकिन पहले से समझते हैं, स्वतंत्र चर के रूप में क्या है, कार्य करता है कौन, शिक्षक। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इसमें से कि स्वतंत्र कक्षा के अंतर्गत स्वतंत्र चर कौन है आपका, शिक्षक या फिर शिक्षार्थी। तो याद रखना है कि शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर होता है। छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव, यानी कि पूर्ण अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। ठीक है ना, उनको क्या करने में, छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस कराने में, प्रदान करने में जो है, के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में, कभी कुछ कराना है, कभी जो है मीन्स कोई एक्टिविटी करा दी, कोई काम मतलब इस तरीके से क्लास के अंदर कोई एक्टिविटी करा दी, क्लास के बाहर ले जाकर कोई एक्टिविटी करा दी। तो इस तरीके की चीजों में क्या रहता है, वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है, जिससे कि क्या होता है, स्टूडेंट का लेवल जो है हमेशा क्या होता रहता है, हाई होता रहता है, बिकॉज ऑफ देयर टीचर्स, है ना। क्या, क्योंकि वो उनको उस तरीके से एक्टिव रखते हैं, तो उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला चर देखते हैं, आश्रित चर। तो आश्रित चर कौन होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका, इसमें छात्र कौन होता है, छात्र। इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है, वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। यानी क्यों, अब आप देखिए ना, एक टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज, और जो शिक्षार्थी है वो टोटली डिपेंड किस पर होता है, अपने टीचर पर होता है, क्योंकि वो जैसा समझाएंगे, वो जैसा बताएंगे, क्लास में उसे वैसा ही करना पड़ेगा, राइट। तो आश्रित चर कौन हुआ, शिक्षार्थी या फिर छात्र हुए। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, जैसे कि नियोजन,
व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है ना। आप भी जब स्कूल में होंगे तो यही होगा ना, आप या फिर आप स्कूल में जब एज अ टीचर काम करते हैं तो आप एज अ टीचर वर्क करते हैं, आप वहां पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप कहीं पर हैं, तो वहां पर क्या होता है, एज अ स्टूडेंट जब आप वर्क करते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, जब आप तो आप क्या रहते हैं, एक आश्रित, यानी कि डिपेंड रहते हैं अपने टीचर पर। जैसा कि प्लानिंग की जाएगी, जैसी व्यवस्था होगी क्लास में, जैसा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसके अनुसार ही उसे काम करना होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको आराम से समझ लेनी चाहिए। हस्तक्षेप यानी इंटरवेनिंग, जो इंटरफेयर करते हैं काम में, है ना, मतलब आपके उसमें इंटरफेयर करते हैं। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण गतिविधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। जैसे कि क्या क्या यहाँ पे कुछ तो एग्जाम्पल दे दिया कि पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, कोई ऐसी विधि यूज कर ली जिससे पॉजिटिव भी असर हो सकता है और कई बार नेगेटिव भी असर हो जाता है। शिक्षण युक्तियां, जो उसने जो एक टीचर ने युक्तियां लगाई कि भाई मैं ऐसे करके प्लान करता हूँ और मैं ये वाला टॉपिक जो है ना बच्चों को आउट ऑफ द क्लास समझाऊंगा, यानी कि बाहर ले जाकर कुछ ऐसा। ऐसी भी तो चीजें होती है ना जो क्लास के बाहर भी समझाई जाती है, प्ले ग्राउंड में ले जाकर, या बहुत सारी ऐसी जगह, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, या बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको क्लासरूम के बाहर समझाए जाते हैं, है ना। और शिक्षण व्यूह रचना आदि, ये सब भी कई बार क्या होते हैं, ये क्या है, हस्तक्षेप चर के वर्ग होते हैं, और ये क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं हमारे शिक्षण में। सामाजिक परिवेश में कई और भी चर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आसपास का वातावरण, बहुत सारी चीजें जो क्या करती है, हस्तक्षेप चर का कार्य करती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आते हैं, इस यहाँ पर देखो, ये आपको ये उठाकर नहीं दे देगा आपको कि आपको यहाँ से जो है डेफिनेशन उठाकर दे दिया और पूछ लिया कि भाई बताइए ये कौन सा है। यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, कथन दे दिया किसी तरीके का, तो बताइए ये कौन से चर के अंतर्गत आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तभी मैंने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड कॉमन सेंस पर ज्यादा बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है शिक्षण के विभिन्न चरण और शिक्षण के सूत्र। ठीक है, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं उसके चरण, यानी कि जितने भी स्टेप्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, और उसके साथ साथ शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम। आज का फोकस ऑफ द क्लास यही है कि आपको मैक्सिम्स याद कर लेने हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत बन जाते हैं और कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब चरणों से इसको भी देखेंगे। तो शिक्षण के चरण पहले देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज। फिर शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंटर एक्टिव स्टेज। फिर शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था, जो कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब समझते हैं इन्हें क्या है। प्री एक्टिव स्टेज यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था, जब टीचर जो है क्लास में जाने से पहले योजना बनाते हैं ना कि भाई मेरे को आज ये चैप्टर कराना है, मैं इस तरीके से कराऊंगा, उसके शब्द अर्थ कराऊंगा। मान लो हिंदी का कोई टीचर है और वो एक चैप्टर की प्लानिंग करके मतलब उसको प्री एक्टिव स्टेज क्या है उसकी, कि अगर उसे कोई चैप्टर रीड कराना है या फिर चैप्टर पढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, उसको पहले उसकी प्लानिंग करके जाएगा कि भाई मुझे चैप्टर में से ये चीजें बच्चों को हाईलाइट करवानी है। फिर उसके बारे में शब्दार्थ कराएगा, फिर कुछ और कराएगा, कठिन शब्द कराएगा। छोटे लेवल पर बता रही हूं मैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कौन सी स्टेज होती है, जब प्लानिंग कर रहा होता है टीचर, तो ये प्री एक्टिव स्टेज होती है। फिर उसके बाद शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंटर एक्टिव स्टेज, जहां पर टीचर क्लास के अंदर होता है, स्टूडेंट के सामने होता है और इंटरेक्ट कर रहा होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो ये जो अवस्था होती है वही होती है। उसके बाद आती है आपकी क्रिया पश्चात्य अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज आपकी कौन सी होती है, आफ्टर द क्लास, जब टीचर जो है मूल्यांकन करता है, एनालाइज करता है, तब ये स्टेज होती है। तो तीनों स्टेज आपको समझ में आ गई। पूर्व क्रिया अवस्था क्लास से पहले, है ना, जब वो प्लान कर लेता है, योजना बनाता है। इंटरएक्टिव स्टेज कौन सी हो गई, यानी कि अंतःक्रियात्मक अवस्था, तो ये जब इंटरैक्ट कर रहा होता है स्टूडेंट से। तो इस तरीके से ये चलता है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। पहले है क्या, होता क्या है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन से समझ लेते हैं और फिर आ जाते हैं सूत्रों पर। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को जो है सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, उन्होंने अपने अपने अनुसार बताया कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणी में आयोजित किया जा सकता है। तो देखते हैं कि करके क्या है। सबसे पहले देखेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है। सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर। देखिए आप क्लास में हैं
और आपको पढ़ाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले समझाती हूँ ना, फिर थ्योरी या किस चीज पर आती हूँ, ताकि चीजों को समझ में आए। ये स्टार्टिंग पॉइंट, एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करे वो, जब वो आपको समझाने बैठे तो जटिल की तरफ ना जाए। बिकॉज अगर वो जटिल की तरफ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो टीचिंग का कोई पर्पस ही नहीं बचेगा। तो सरल से किस तरफ जाना चाहिए, जटिल की ओर जाना चाहिए, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। यहां पर जो है शिक्षक क्या करेगा, पहले छोटी छोटी चीजों से इजी इजी वे में जो छात्रों को पता होते हैं उन चीजों के ऊपर जाकर फिर उसे कहां ले जाएगा, डिफिकल्ट लेवल को बढ़ाएगा। पहले इजी लेवल पर जाएगा, फिर उस लेवल को धीरे 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 क्या करेगा, डिफिकल्ट करेगा, जिससे कि सामने जो आपके स्टूडेंट हैं वो चीजों को इस तरीके से समझे कि उनको एकदम से क्या ना लगे, बहुत ज्यादा ना लगे कि एकदम मतलब जटिल की तरफ। अगर आप कॉम्प्लेक्स से शुरू कर देंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो क्या है, आपसे सीख रहा है, और जब वो सीखने की स्टेज पर है, लर्निंग स्टेज पर है, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, बिल्कुल इजी वे में, ताकि वो उसके माइंड पर जो है किसी तरीके का प्रेशर ना पड़े। और वो कॉम्प्लेक्स, अगर अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे तो वो जितना समझ रहा है वो भी चीजें उसके माइंड से ब्लैंक हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, ये है पहला। दूसरा है क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अब जो चीजें स्टूडेंट को पता है, जो वो जानता है, उससे हमें क्या ले जाना चाहिए, उसको दूसरी अज्ञात की तरफ। जो चीजें हमें करानी है, मान लीजिए हमें पढ़ाना है किसी संज्ञा पढ़ाना है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमें संज्ञा पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम पहले उसके आसपास की चीजों से उसे नॉन कराएंगे कि भाई ये क्या है, ये पेंसिल है, ये क्या है भाई, कुछ कुछ चीजें, ये बुक है, ये पेंसिल है, तो ये क्या चीजें हैं, ये पूछेंगे उनसे, फिर उन्हें बताया जाएगा। तो ये चीजें तो वो जानते हैं ना कि भाई हाँ इसका नाम पेंसिल है, और चीजें आसपास टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, चौक है, इस सब चीजों के बारे में पूछेंगे हम, नाम। फिर हम बताएंगे कि हर चीज का एक कोई ना कोई नाम है, तो ये सब तो वो जानता है ना। तो ज्ञात से फिर हम कहा ले जाएंगे कि भाई नाम वाली वस्तुओं को या नाम वाली चीजों को क्या कहा जाता है, नाम वाले उनको क्या कहा जाता है भाई, उनको कहा जाता है क्या, कि संज्ञा, नाउन। नाउन समझाएंगे, फिर कहां ले जाएंगे, अज्ञात की ओर, जो वो नहीं जानता कि ना इसको क्या कहा जाता है भाई, संज्ञा कहा जाता है, तब उसको हम अज्ञात की ओर ले जाएंगे। तो ये चलता है, जिससे क्या होगा, उसको इजी वे में समझ में आएगा। फिर आएगा मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि क्या चीज, कंक्रीट से हमें एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना चाहिए। कंक्रीट मतलब जो चीजें वो देख रहा है, छू सकता है, आसपास उसके नजर आ रही है उसे, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर फीलिंग की तरफ जाना चाहिए, फिर भाव की तरफ समझाना चाहिए। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखो एक ही जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक ही जैसे चीजें बोल रहे हैं कि पहले हमें इजी वे में जाना चाहिए, लेकिन इनके नाम अलग अलग है, तो आपको नाम ध्यान में रख लेने हैं। उसके बाद आते हैं क्या, कहा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर, यहाँ पर की ओर है। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर में क्या होगा, जब वो, यानी कि छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, उनको थोड़ी ना पता है कि क्या चीजें हैं। पढ़ रहा है, अगर कोई बच्चा लर्निंग कर रहा है तो नई चीजें सीख रहा है ना वो, और नई चीजें जब वो सीख रहा है तो उसके अंतर्गत उसे क्या होता है, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को क्या, विचारों का जो है क्या होता है, छात्रों के जो विचार वो अस्पष्ट होते हैं, मतलब इतना जानता नहीं है, उसको हमें क्या करना होता है, धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको स्पष्टता की ओर ले जाना होता है। तो वो अनिश्चित होता है, उसको निश्चित की ओर हमें लेके जाना होता है, एक टीचर को। फिर आता है विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि स्पेसिफिक से जर्नल की ओर, या फिर पर्टिकुलर से हमें जर्नल की ओर जाना होता है। ठीक है, इसे इंडक्टिव थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे इंडक्टिव थ्योरी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडक्टिव थ्योरी, ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि पर्टिकुलर से हम किस तरफ जाते हैं, जर्नल की ओर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है मैथ्स के सबसे पहले क्या समझाए जाते हैं, फॉर्मूलाज बता दिए जाते हैं, ठीक है ना, या फिर समझा दिया जाता है। फॉर्मूले बताकर आपको क्या कराया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इसे सॉल्व करो। तो क्या है, पहले पर्टिकुलर बता दिया, फिर आपको जर्नल की तरफ वो लेकर जाते हैं कि सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं, या तो ये समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करके, जैसे मैंने बोला ना कि आपको पहले फॉर्मूला देकर एक उदाहरण बता दिया, उसमें पुट करके, जैसे मान लीजिए मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं कि a+b+a+b की होल स्क्वायर, इस तरीके का कुछ एक फॉर्मूला बताया, पहले फॉर्मूले बता दिए जाते हैं ना, तो फॉर्मूला बताकर इसमें एक उदाहरण दिया, टीचर क्या करता है, एक उदाहरण देता है, इसमें पुट करेगा वैल्यू को वो, कि मान लीजिए a 4 है और b 5 है, तो 4+5 को पूरा सॉल्व करके वो बताएगा यहाँ पर, है ना। बताने के बाद वो क्या करेगा, यानी कि उसने क्या कर दिया,
पर्टिकुलर आपको चीज दे दी, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको जर्नल की तरफ फिर क्या कहेगा कि आपको देगा कि अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपकी बुक में है। तो इस तरीके से हमें इसको इसको कहा क्या जाता है, याद रखना, इंडक्टिव थ्योरी कहा जाता है। पर्टिकुलर से कहां चलता है, ये स्पेसिफिक जर्नल की तरफ चलता है, ठीक है। फिर आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर ये जो है गेस्टाल्ट की जो थ्योरी है ना, या समष्टि मनोविज्ञान के अनुसार पहले पूर्ण का ये पहले तो याद रखना है कि गेस्टाल्ट की थ्योरी के ऊपर आता है ये, जहां पर एक होल, ठीक है ना, होल से पार्ट की ओर जाया जाता है, यानी कि फुल, यानी कि ये होल है, उससे किसकी ओर जा रहे हैं, इसके पार्ट की ओर जा रहे हैं, यानी कि हिस्से की ओर, ठीक है ना। तो पूर्ण से उसके अंश की ओर, तो यही है मनोवैज्ञानिकों का मानना कि पहले हमें पूरी चीज का बता देना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि पेंसिल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे सब बता दिया, फिर उसके बाद हमने इसका बता दिया कि भाई ये सारी चीजें क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके अंश की ओर चलेगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो ये है। उसके बाद हम आगे देखें कि जैसे कि मान लो एक एग्जाम है, एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम नहीं, एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, अब सबसे पहले जब दृष्टि जाएगी किसी की तो किस पे जाएगी, इस पेड़ पर जाएगी, तो पूर्ण पर जाएगी हमारी दृष्टि। फिर हमारी दृष्टि कहां जाएगी, इसके स्टेम पर, यानी कि इसका जो ये है इस पर जाएगी, फिर फलों पर जाएगी, इसकी पत्तियों पर जाएगी, इसकी और बाकी जो चीजें शाखाओं पर जाएगी, है ना। तो पूर्ण से सबसे पहली दृष्टि पूर्ण की ओर जाती है, फिर हम धीरे 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 उसके अंश की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि एनालाइज से सिंथेसिस की ओर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, विपरीत होते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या चीज है कि ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित सुव्यवस्थित ज्ञान देने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। एनालाइज करेगा और फिर उसका क्या करेगा, संश्लेषण कर देगा। लास्ट हमारा है क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो यहां पर आपको समझ लेना चाहिए क्या है, तार्किक, लॉजिकल हमें बाद में होना चाहिए, पहले वो चीजें समझानी चाहिए जो ऑलरेडी छात्रों ने पढ़ा है या फिर ऑलरेडी उनके माइंड में है, या फिर जो उन्होंने अपने आसपास से एक्सपीरियंस करके सीखा है, ठीक है। उस चीज को लेकर हमें कहा जाना चाहिए, लॉजिकल की तरफ जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए, ताकि उनकी, क्योंकि तार्किक शक्ति जो है वो क्या होती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लॉजिकल की तरफ बढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट लेवल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो जो चीजें छात्र जानते हैं पहले उससे उनको बताना चाहिए, और फिर जाकर कहाँ जाना चाहिए, लॉजिकल की तरफ यानी तार्किक की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ हैं जो मेन हमने यहाँ पे रखे। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग भी मिलेंगे और बहुत सारे भी मिलेंगे, पर ये मेन थे जो यहाँ पर हमने रखे हैं। इनको आपको ध्यान से समझ लेना है, चीजों को क्लैरिफाई करना है। वही चीज मैं बार बार बोलूंगी, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड जब पढ़ रहे हैं तो खुद को टीचर समझकर या फिर खुद को स्टूडेंट समझकर जो है काम कीजिए। जहां पर एज अ स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं कुछ चीज तो एज अ स्टूडेंट रखिए, और जहां पर टीचर की फॉर्म में आ रहा है, टीचर के लिए कुछ चीजें हैं, टीचर सेंटर्ड कुछ चीज है, तो वहां पर एज अ टीचर समझ कर करिए। अगर आप खुद को वहां पर रखकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और ज्यादा बेहतर उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मॉडल्स करेंगे, और काफी सारी और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करने वाले हैं हम अगली जो है हमारी वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला सेशन जो है हमारा। क्योंकि अब जो चीजें हम करेंगे ये तो बेसिक चीजें हो गई, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस भी वहां से आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन को मिस मत करिएगा। और जो है वीकेंड में हमारा टेस्ट आने वाला है, जो मैंने आपको बताया था, जो कि इस बार आपका टेस्ट होगा, जो आपकी इस बार मैराथन होगी वो क्या होगी, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी, इन तीनों को मिलाकर जो है क्वेश्चंस होंगे। तो मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। और फिर वही कहूंगी कि क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है आपको क्लास। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में। और जरूर अटेंड कीजिएगा, आपका जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।